Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study valency. Now start the lecture and understand what is valency. See, according to Bohr-Waris rule, there can be maximum 8 electrons in the outermost shell of a particular atom, right? So according to Bohr-Waris rule, there can be maximum 8 electron in the outermost, right, outermost shell of atom of element, and this is known as octet of that atom. If the octet is complete, then that atom may be chemically inactive. But if there are less than 8 electrons, right, if there are less than 8 electrons in the outermost shell of that atom, then that atom have tendency to complete the octet, and for that atom may give up, right, give up the electron or accept the electron, right, or pair the electron with another atom of the element. And this is the reason for valency as well as chemical bonding, right? This is the reason for the chemical bonding. और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि जो केमिकल बॉन्डिंग का और वैलेंसी का जो क्रक्स है वो आपको समझ में आ जाए। वैलेंसी को समझने के लिए, राइट, आपको आउटर मोस्ट सेल के बारे में या ऑक्टेट के बारे में, राइट, डेप्थ में जानकारी होना चाहिए, राइट। यदि आप आउटर मोस्ट सेल और ऑक्टेट को समझ जाएंगे तो आप वैलेंसी को और केमिकल बॉन्डिंग को भी जो है आसानी से समझ जाएंगे। अब देखिए आउटर मोस्ट सेल क्या होती है उसके बारे में मैं आपको जो है बताना चाहूंगा, राइट। देखिए इन द प्रीवियस लेक्चर में, राइट, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, और हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि एटम जो होता है, राइट, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज जो होता है और उसी को ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं। इन्हीं ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है, राइट। और हमने वो जो नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल था, राइट, तो नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में हमने ये समझा था कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर ही इलेक्ट्रॉन स्पेशल ऑर्बिट में क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। और नील्स बोर ने इन ऑर्बिट्स को ही क्या कहा था, डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा था। और ये डिस्क्रीट ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वह एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा और वह न्यूक्लियस से जाकर टकराएगा नहीं, जिससे जो एटम है वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। अर्थात ये जो है इनको नील्स बोर ने क्या कहा था, एनर्जी लेवल कहा था। ये एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और इसको ही हम क्या कहते हैं, के ऑर्बिट कहते हैं। फिर ये कौन सी हो जाएगी, एल, ये कौन सी हो जाएगी, एम, और ये कौन सी हो जाएगी, एन ऑर्बिट हो जाएगी, राइट। ये कौन सी हो जाएगी, एन ऑर्बिट हो जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी एटम की क्या होती है, ऑर्बिट होती है। अब ये ऑर्बिट जो है, ये ऑर्बिट का क्या संबंध होता है उसको समझते हैं। देखिए एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट, किसी भी एलिमेंट की मैं आपको पूरा बताता हूं। देखिए किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं एटम पर, राइट। और एटम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, राइट। और यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, कैसा है, स्टेबल है, राइट, तो जो है कोई भी एलिमेंट जो है रिएक्ट नहीं करता है या केमिकली इनएक्टिव होता है। परंतु अगर ये केमिकल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये स्टेबल नहीं है तो एटम्स हैव टेंडेंसी टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए ही जो एटम है वो एक्टिव ऑक्टेट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो अब ये ऑक्टेट को कंप्लीट करना क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई भी एटम है, जैसे हम शुरू से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, कार्बन की, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 एंड 2p क्या हो जाएगा यहाँ पर,
2 हो जाएगा। अब देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था ये कौन सी सेल हो जाएगी, K सेल हो जाएगी, और यहाँ पर जो है ये कौन सी सेल हो जाएगी, L सेल हो जाएगी। तो चूंकि कार्बन में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इसीलिए इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है वो कौन सी होगी, L होगी। और इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है, राइट, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, राइट। और इसको अपना, राइट, चूंकि इसको अगर अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो इसको ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा, और ये इनर्ट गैस के समान ही अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गिव अप करेगा, या किसी अनदर एटम के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, या फिर किसी अनदर एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पेयर करेगा, राइट। तो इसको ही क्या कहते हैं, हम वैलेंसी कहते हैं। और जितनी वैलेंसी होती है उसी की वजह से फिर क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग होती है। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 8। अब हम इसका क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 एंड 2p क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 हो जाएगा, राइट। तो 2 4 और कितने हो गए, 8 हो गए। अब ये तो क्या हो गई, K सेल हो गई। आउटर मोस्ट सेल कौन सी होगी, ये होगी। तो इसका आउटर मोस्ट सेल का कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें है 6, राइट। तो यहां पर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में चूंकि इलेक्ट्रॉन है 6 और पूरा होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो अगर हम यहां पर देखें तो 8 में से अगर हम 2 घटा दें, राइट, 8 में से कितना घटा दें, 6 घटा दें, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2 इसकी वैलेंसी निकल आएगी। वैलेंसी को निकालने का सीधा तरीका है, राइट, 8 में से जितने भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसको घटा देंगे तो उससे क्या होगी, वैलेंसी निकल आएगी, राइट। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बाकी की जो अदर एटम होते हैं उनकी वैलेंसी निकालने के लिए क्या होता है कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को गिव अप भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है और पेयर भी कर सकता है, राइट। गिव अप कब करेगा, सीधी सी बात है, देखिए अगर किसी एटम के पास में, जैसे अगर हम यहाँ पर लेते हैं सोडियम का, राइट, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एंड 3s क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कौन सी ऑर्बिट हो जाएगी, K हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर L हो जाएगी, और ये कौन सी है, यहाँ पर M है। तो इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सीधी सी बात है, ये 6 इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता, परंतु ये 1 इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर सकता है। तो चूंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, गिव अप कर देगा, इसीलिए इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 4 ही होगी। तो वैलेंसी को निकालने का सीधा सा तरीका है कि हमको तो इतना याद रखना है कि किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 होना चाहिए, राइट। अब हम यहाँ से 2 चीजें याद रखते हैं। 4 नंबर, अगर किसी एटम में, राइट, यदि किसी एटम में अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 8 से हम उसको क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। जैसे अगर किसी की आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, राइट, 6 इलेक्ट्रॉन है या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यदि आप 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। 6 इलेक्ट्रॉन होंगे अगर आउटर मोस्ट सेल में तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। और किसी की आउटर सेल में यदि 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। या फिर 4 से, या फिर क्या है, 4 से कम है। जैसे अगर हमने मान लिया कि यहां पर किसी 1 2 या 3 है, राइट, तो चूंकि अगर 4 से कम होते हैं तो पॉसिबिलिटी इसकी ज्यादा होती है कि वह एटम अपने इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर दे, क्या कर दे, गिव अप कर दे। इसीलिए अगर किसी के एटम में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो 2, और 3 इलेक्ट्रॉन यदि ज्यादा है तो वो तीनों के 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, गिव अप कर देगा। तो उसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और बैलेंस जितनी होगी उसी के आधार पर फिर क्या होगी, केमिकल बॉन्डिंग होगी, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो है पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आउटर मोस्ट जो सेल है,
आउटर मोस्ट जो सेल है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। जैसे अगर हमने देखा कार्बन, तो कार्बन की आउटर मोस्ट सेल कौन सी होगी, एल होगी। क्यों? क्योंकि उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की भी आउटर मोस्ट सेल कौन सी होगी, एल होगी। लेकिन सोडियम की जो आउटर मोस्ट सेल है वो कौन सी होगी, एम होगी। एक और उदाहरण मैं बताता हूं आपको, किसका, क्लोरीन का, राइट। जैसे हम यहां पर क्लोरीन का और समझते हैं, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना, 17 है। तो क्लोरीन का निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। अब क्या हो जाएगा यहां पर 3s2 और 3p कितना हो जाएगा, 5। देखिए 2 तो 4 और 6 10 और 2 12 और 5 कितना, 17। अब ये k सेल हो गई, ये l सेल हो गई, राइट। तो k में भी मैक्सिमम जो k ऑर्बिट है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, जो कि है l में कितने हो सकते हैं, 8, ये भी है, राइट। लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 18 होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी केवल और केवल कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, जरूरत है। तो इसमें अगर इसके 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की। अर्थात इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, 7 नहीं होगी, कितनी होगी, 1 होगी। अगर 4 से ज्यादा है, जैसे 4 से ज्यादा है, जैसे 5 6 7 8, 5 6 7, तो उनको 8 में से घटाकर वैलेंसी निकालते हैं। और यदि 4 से कम है, जैसे 1 2 3, तो यही क्या होगी, वैलेंसी होगी। यही इस टॉपिक का पूरा क्या है, कंक्लूजन है, राइट। समझ में आ गया, एक बार और समझ लीजिए, राइट। तो अकॉर्डिंग टू बोरबरीज रूल, राइट, अकॉर्डिंग टू बोरबरीज रूल देयर कैन बी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, और इसको ही क्या कहा जाता है, ऑक्टेट कहा जाता है। चूंकि एटम जो है, एटम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है प्राप्त करने की टेंडेंसी होती है, और जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको प्राप्त करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी किस में होती है, एटम में होती है। और इसी वजह से एटम या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गिव अप कर देता है, या फिर एक्सेप्ट कर लेता है, या फिर अनदर एटम के साथ में पेयर कर लेता है, जिसकी वजह से ही वैलेंसी होती है, और उसकी वजह से ही फिर क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग होती है। अब मैंने आपको समझाया आउटर मोस्ट सेल के बारे में। तो आउटर मोस्ट जो सेल है वो हर एक एलिमेंट की क्या होगी, अलग अलग होगी, राइट। क्योंकि हर एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, राइट। जैसे कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6। तो इसकी पहली जो सेल है वो पूरी की पूरी भरी हुई है, जिसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है वो कौन सी है, एल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या नहीं है। कार्बन की जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, राइट। फिर ऑक्सीजन की जो आउटर मोस्ट सेल है वो कौन सी है, एल है, राइट, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो मैंने आपको बताया कि बैलेंसी निकालने का सीधा तरीका आप याद रखें, राइट, कि आउटर मोस्ट सेल में होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। यदि 4 से ज्यादा है तो उनको 8 से घटाकर वैलेंसी निकालते हैं, जैसे 5 है, 6 है, 7 है। तो यदि 5 है तो वैलेंसी 3 होगी, 6 है तो वैलेंसी 2 होगी, और 7 इलेक्ट्रॉन है यदि आउटर मोस्ट सेल में तो वैलेंसी कितनी होगी, 1। और यदि 4 से कम है, 1 2 3, तो वही उस एलिमेंट की क्या होगी, वैलेंसी होगी। अब आउटर मोस्ट जो सेल है वो हर एक एलिमेंट की अलग अलग होती है। जैसे क्लोरीन की यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, ये K और L इसकी फुल भरी हुई, तो इसकी जो आउटर मोस्ट सेल होगी वो कौन सी होगी, M होगी, राइट। यहाँ पर अगर हम सोडियम की देखें तो सोडियम की जो आउटर मोस्ट सेल है वो कौन सी होगी, M होगी, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो किसी भी एलिमेंट के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब हम इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसकी जो आउटर मोस्ट सेल होगी उसमें इलेक्ट्रॉन यदि 8 होंगे तो फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, स्टेबल होगा, और उसके वह केमिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा, अर्थात अदर एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करेगा। परंतु यदि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वह अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गिव अप करेगा। जैसे सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को इजीली गिव अप कर सकता है और अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन को
जो है गिव अप कर सकता है और ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है, राइट। तो अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो जो जितनी मेटल्स होती हैं, मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स जनरली इलेक्ट्रॉन को गिव अप करती हैं और उनके ऊपर क्या आता है, प्लस चार्ज आ जाता है। वहीं जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, राइट। जैसे यहां पर क्लोरीन हो जाएगा, राइट। तो जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं और अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट कर लेती हैं। तो ये जो है हमने पूरा का पूरा यहां पर वैलेंसी के बारे में जो है समझ लिया है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां से क्वेश्चन जो है मेन एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। सो देयर मे बी चांसेस दैट 3 मार्कर क्वेश्चन में बी आस्क्ड व्हाट इज वैलेंसी। तो यू नीड टू रिमेंबर वन डेफिनेशन, और वो वन डेफिनेशन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, राइट। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अप, गेन्स और शेयर्स विद अनदर एटम, राइट, टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ये चीज और यहां पर लिखें, टू कंप्लीट द ऑक्टेट इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ दैट एटम, राइट। तो कुल मिलाकर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। जैसे हमने कहा कि सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है कितना, एक इलेक्ट्रॉन को गिव अप करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, राइट। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि इसके आखिरी के जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो यदि 2 को और एक्सेप्ट कर लेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो सीधी सी बात है, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, राइट, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम of an element gives up, gains or shares with another atom to complete the octet is called the valency of that element. या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, the valency of an element is a measure of its combining power. क्या हो जाएगा, measure of its combining power with other atoms when it forms chemical compound और molecules. अब सीधी सी बात है, जो मॉलिक्यूल्स हैं तो केमिकल कंपाउंड बनते समय या मॉलिक्यूल बनते समय केमिकल बॉन्डिंग होती है, और केमिकल बॉन्डिंग के समय पर जो कंबाइनिंग पावर है, राइट, कंबाइनिंग पावर है, राइट, वही किसको दर्शाती है, बैलेंसी को दर्शाती है। जैसे अगर हम देखें तो यहां पर आप समझिए, देखिए आपने सुना होगा, राइट, कि जो मैक्सिमम कंपाउंड है, राइट, जो मैक्सिमम कंपाउंड है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट। क्यों, क्योंकि यहां पर कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, इसीलिए कार्बन बड़ी मात्रा में अदर एलिमेंट के साथ में, राइट, बॉन्ड बनाता है। इसी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, राइट। तो दूसरी डेफिनेशन ये हो जाएगी, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज अ मेजर ऑफ इट्स कंबाइनिंग पावर विद अदर एटम्स व्हेन इट फॉर्म्स केमिकल कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। या हम सीधा सीधा यहाँ पर तीसरी डेफिनेशन ये कह सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड और ट्रांसफर्ड to make octet complete in the outermost cell of atoms is the valency power of that element, राइट। तो इस तरीके से हमने ये वैलेंसी की 3 डेफिनेशन देख ली है, राइट। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो सोडियम का जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। तो सोडियम यदि अपना एक इलेक्ट्रॉन को यदि क्या करते, गिव अप कर दे, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो उसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब वैलेंसी के पीछे रीजन क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, राइट। तो वैलेंसी का जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज द रीजन फॉर वैलेंसी, राइट, व्हाट इज द रीजन फॉर वैलेंसी, तो आप यहां पर वैलेंसी के जो रीजंस हैं वो बता सकते हैं, राइट। सबसे पहले आप वैलेंसी को डिफाइन कर दें, फिर ये रीजंस को आप बता सकते हैं। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बोर-वरीस रूल देयर कैन बी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम, राइट। और यदि ये आउटर मोस्ट सेल में, राइट, आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो केमिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। परंतु यदि देयर आर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, तो फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही
वो है एटम। इलेक्ट्रॉन को गिव अप करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का पेयर करेगा। अनदर एटम के साथ में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा, और उसकी वजह से ही क्या होगा, केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, राइट। और उस केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए कुल मिलाकर जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन गिव अप किए जाते हैं, या जितने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, उसको ही उस एलिमेंट की क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, राइट। उदाहरण के लिए मैंने अभी आपको बताया था सोडियम जो है, राइट, सोडियम एटम जो है, सोडियम के पास में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज्यादा होता है, या हम ये कहें कि सोडियम के जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। और सोडियम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए, या जो नियोन गैस है उसके समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, गिव अप कर देता है। तो सोडियम की जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। वैसे ही अगर हम देखें तो क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 17 होता है। तो इसके ये क्लोरीन जो है आर्गन के समान 2 8 8 मतलब 18, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो क्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी होगी, 1 होगी, राइट। इसके साथ ही केमिकल बॉन्डिंग को और वैलेंसी को समझने के लिए जो सबसे अच्छी थ्योरी है वो कौन सी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी को यहाँ पर समझते हैं, राइट। यहाँ पर ध्यान रखें, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रीजन फॉर वैलेंसी, तो आप वहां पर 2 तो ये पॉइंट मेंशन करें, साथ ही साथ यू कैन मेंशन द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी एज वेल। बट in the examination electronic theory of valency is also asked as a 5 marker question। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी क्या होती है उसको हम पूरा का पूरा समझते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी क्या होती है, अभी मैंने बताया, राइट, कि किसी भी एलिमेंट, राइट, देखिए किसी भी एलिमेंट, राइट, देखिए किसी भी एलिमेंट की केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है, किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है किस पर, एटम पर, राइट। और एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही जो एटम है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, राइट। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो इसके लिए, राइट, इसके लिए एटम के पास टेंडेंसी होती है कि वह इलेक्ट्रॉन को गिव अप करे, एक्सेप्ट करे, या फिर क्या करे, पेयर करे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो एटम होते हैं, एटम अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के समान स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए ही इलेक्ट्रॉन्स को या तो गिव अप करते हैं, या एक्सेप्ट करते हैं, या फिर क्या करते हैं, पेयर करते हैं, जिसकी वजह से ही क्या होती है, वैलेंसी क्रिएट होती है, राइट। तो यहां पर एक लाइन में पूरा क्रिस्प लिखा है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी एटम्स ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स विद ईच अदर ओनली टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, राइट, कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू दोज ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैसेस, राइट। तो जो नियरेस्ट इनर्ट गैसेस है उसके समान स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए ही जो एलिमेंट है वो केमिकल क्या करते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन को गिव अप करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, या पेयर करते हैं, राइट, ताकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, राइट। और इसे ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी कहा जाता है। अब हम यहाँ पर वैलेंसी के टाइप पढ़ेंगे। तो वैलेंसी के जो टाइप हैं वो कितने होते हैं, 3 टाइप होते हैं, राइट। सो वैलेंसी इज ऑफ 3 टाइप। सबसे पहला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, कोवैलेंसी हो जाएगा, एंड थर्ड क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट वैलेंसी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंट वैलेंसी एंड कोऑर्डिनेट वैलेंसी, जिनको हम इलेक्ट्रो या आयनिक बॉन्ड के रूप में, या फिर कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में, या कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अगर हम देखें तो केमिकल बॉन्ड के भी यही 3 प्रकार होते हैं, और वैलेंसी के भी यही 3 प्रकार होते हैं। सो वैलेंसी इज ऑफ 3 टाइप, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी, कोऑर्डिनेट
कोवेलेंसी। क्लियर? अब हम यहाँ पर जो है थोड़ा डेप्थ में और समझते हैं वेरिएबल वैलेंसी, राइट। आई होप आपने जो 2021 का जो मेंस एग्जामिनेशन का पेपर है वो आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, राइट। तो 2021 का जो मेंस एग्जाम है उससे हम ये आइडिया ले सकते हैं कि केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन जो है डेप्थ में पूछा जा सकता है, राइट। देयरफॉर इट इज नेसेसरी फॉर अस टू स्टडी वेरिएबल वैलेंसी, राइट। सो व्हाट इज वेरिएबल वैलेंसी? देखिए, वेरिएबल वैलेंसी का सीधा सा मतलब होता है कि वेरिएबल वैलेंसी का सीधा सा मतलब ये है कि जो वैलेंसी है वो फिक्स्ड नहीं है, राइट। हो सकता है कि कोई एलिमेंट वैलेंसी एक रिप्रेजेंट करे या किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन में उसकी वैलेंसी दो भी हो सकती है, राइट। फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा? अल्काली मेटल्स हो जाएंगे जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो जाएंगे जैसे मैग्नीशियम, राइट, कैल्शियम, बेरिलियम। ऑलवेज सो वन और क्या हो जाएगा? टू वैलेंसीज हो जाएंगी रिस्पेक्टिवली। उसका कारण क्या है? द रीजन फॉर दिस दैट देयर कैशंस जैसे सोडियम प्लस आयन, पोटेशियम प्लस आयन, राइट, और Ca प्लस आयन हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो इस वजह से ये क्या करते हैं? वेरिएबल जो है वैलेंसी प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे शुरू में तो हमको यही यहाँ पर जो है याद रखना है, राइट। अल्काली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम ऑलवेज शो वन एंड टू वैलेंसीज रिस्पेक्टिवली, राइट। देयरफॉर वी कैन से दैट जो अल्काली मेटल्स होती हैं और अल्कलाइन जो अर्थ मेटल्स होती हैं वो वेरिएबल वैलेंसी को प्रदर्शित करती हैं। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि इनके जो कैशंस होते हैं, राइट, सोडियम प्लस आयन, पोटेशियम प्लस आयन और Ca प्लस आयन हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, राइट। और अदर एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, राइट, तो अदर एलिमेंट जो कि वेरिएबल वैलेंसी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जैसे अगर हम बात करते हैं आयरन की, तो आयरन भी वैलेंसी 2 या 3 प्रदर्शित करता है। कॉपर 1 और 2, गोल्ड 1 और कितना हो जाएगा? 3, लेड कितना हो जाएगा? 2 एंड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, राइट। अब वेरिएबल जो वैलेंसी है उसके रीजन को हम यहां पर बहुत अच्छे से यहां पर समझते हैं। देखिए, इसका जो रीजन है वो क्या हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। देखिए, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन अ कैशन मस्ट बी हाई इनफ दैट द न्यूक्लियस रिटेन्स द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यदि इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है, राइट, वो अगर हाई होगा तभी कैशन का जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या रिटेन कर पाएगा, राइट। When this effective nuclear charge is low, right? और जब ये लो हो जाएगा तो जो कैशन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज कर देगा या गिव अप कर देगा। तो ये बिल्कुल सीधा सा रीजन हो जाएगा यहाँ पर, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन अ कैशन मस्ट बी हाई इनफ दैट न्यूक्लियस रिटेन्स द इलेक्ट्रॉन। और यदि इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है, राइट, वो अगर कम हो जाएगा तो जो कैशन टेंड्स टू लूज द इलेक्ट्रॉन, राइट। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ Cu प्लस आयन इज लेस देन दैट ऑफ Zn प्लस प्लस आयन, राइट। देयरफॉर जो Cu प्लस प्लस आयन है हैज अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, राइट। और जो Cu प्लस आयन है, राइट, जो Cu प्लस आयन है इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो Zn प्लस प्लस से क्या होता है? कम होता है। इसलिए Cu प्लस जो Cu प्लस है ये गिव्स ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cu प्लस प्लस आयन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को और तोड़ देगा, राइट। तो चूंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? कम है, इसी वजह से इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा और इसका जो कैशन है वो क्या हो जाएगा? Cu प्लस N प्लस हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जो कॉपर है वो क्या करता है? वेरिएबल जो वैलेंसी है वो प्रदर्शित करता है, राइट। और अगर हम यहाँ पर Zn की बात करते हैं तो Zn प्लस प्लस डज नॉट गिव अप इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Zn111 आयन, राइट, बिकॉज इट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज हाई। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर Zn का जो इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को गिव अप नहीं करता, परंतु Cu+ का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो लो होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को और लूज कर देता है, तो इसकी जो कैसन है वो Cu++ आयन हो जाता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर Cu की जो वैलेंसी है वो कैसी है, वेरिएबल है, राइट। इसी तरीके से अदर एलिमेंट भी जो है उनकी वैलेंसी अलग अलग होती है, जिसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, वैलेंसी ऑफ Fe किस में, राइट, इन वैलेंसी ऑफ Fe इन FeCl2, तो FeCl2 में वैलेंसी कितनी है, 2 है, और FeCl3 में कितनी है, 3 है। फिर वैलेंसी ऑफ Cu, यहाँ पर Cu आएगा, वैलेंसी ऑफ Cu इन Cu2O कितनी है, 1 है, और CuO में कितनी है, 2 है, राइट। फिर वैलेंसी ऑफ Sn, राइट, SnCl2 में कितनी हो जाएगी, 2, और SnCl4 में कितनी आ जाएगी, 4। फिर वैलेंसी ऑफ P, PCl3 में 3, PCl5 में कितनी हो जाएगी, 5। वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन की, राइट, NH3 में कितनी हो जाएगी, 3, और NH4Cl में कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर वैलेंसी को समझ लिया है, राइट। ध्यान रखें यहाँ से वैलेंसी का 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। सो इन 3 मार्कर क्वेश्चन यू में राइट दिस डेफिनेशन और दिस, इन तीनों में से जो भी आपको याद हो वो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, राइट। रीजन आपसे पूछा जाए, सो यू कैन प्रोवाइड द फर्स्ट रीजन, दैट इज ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट, राइट। और ऑक्टेट कंप्लीट के लिए जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गिव अप करने की, एक्सेप्ट करने की और पेयर करने की, उस वजह से ही जो है वैलेंसी क्रिएट होती है, क्लियर। और वैलेंसी को हम और अच्छे से समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ किसकी, वैलेंसी से। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी क्या कहती है कि एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो डिपेंड करती हैं एटम पर, और एटम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं डिपेंड करती हैं किस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। और एटम जो है स्टेबल अपनी जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है उसके समान स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए ही इलेक्ट्रॉन को गिव अप करता है, एक्सेप्ट करता है या पेयर करता है, अर्थात केमिकल बॉन्डिंग करता है, राइट, ताकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्राप्त हो जाए, राइट। उसकी वजह से ही जो है वैलेंसी होती है। तो यही रीज़न है वैलेंसी के लिए, और यही रीज़न होता है किसके लिए, केमिकल बॉन्डिंग के लिए, केमिकल बॉन्डिंग के लिए। फिर वैलेंसी के हमने टाइप पढ़े, और आखिर में जाके हमने देखा था वेरिएबल वैलेंसी के लिए, राइट। अंत में एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, व्हाट आर द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, राइट। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो सीधी सी बात है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम की जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, राइट। फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पर सोडियम, राइट, तो सोडियम की आउटर मोस्ट जो सेल है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो सोडियम में वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ वैलेंसी, राइट। अब वैलेंसी से ही मिलता जुलता टॉपिक कौन सा है, केमिकल बॉन्ड का है। तो केमिकल बॉन्ड क्या होती है, सबसे पहले हम यहाँ पर केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, राइट। देखिए सरल भाषा में अगर कहूँ तो केमिकल बॉन्ड जो है एक क्या है, फोर्स है, राइट। केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स, और इस फोर्स के माध्यम से ही एटम क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं, और एटम ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, और फिर मॉलिक्यूल से ही क्या बनता है, मैटर बनता है। इसको हम एटम, जब से हमने एटम को पढ़ना शुरू किया तब से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, राइट। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयंस, फिर मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म मैटर। तो एक तरीके से केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स बाय विच डिफरेंट एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, केमिकल बॉन्डिंग कहलाती है, राइट। उदाहरण के लिए अगर हम सीधा सा यहाँ पर कहें कि देखिए ये हो जाएगा H2O,
अब ये क्या हो जाएगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम को जो बल इकट्ठा रखे हुए है उसको ही क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं, राइट। तो सिंपलेस्ट परिभाषा जो है 3 मार्कर के लिए, द फोर्स, right, the force by which different atoms join together to form molecules, that force is called chemical bond or bond, and this process is known as chemical bonding. Clear? अब केमिकल बॉन्डिंग का रीजन क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया है कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, राइट, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार जो जितने भी एटम्स होते हैं वो अपनी नियरेस्ट जो नोबल गैस है, तो नियरेस्ट जो नोबल गैस है उसके समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए ही इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गिव अप करते हैं, राइट, एक्सेप्ट करते हैं, राइट, और पेयर करते हैं, और उसी की वजह से ही क्या होता है, वैलेंसी क्रिएट होती है, और जितनी वैलेंसी होती है उसी मात्रा में वो क्या करते हैं, दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड का रीजन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड का रीजन, तो रीजन लगभग जो है सिमिलर किसके रीजन हो जाएंगे, वही वैलेंसी के जो रीजन हमने देखे थे वही के वही यहाँ पर सिमिलर रीजन आप लिख सकते हैं, राइट। इफ एग्जाम में ये पूछा जाए व्हाट आर द रीजंस टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, देन यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, और उसके बाद में आप ये जो जितने भी यहाँ पर रीजन है इनको लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो केमिकल बॉन्डिंग का रीजन होता है, उस रीजन को अगर मैं आपको बताना चाहूं तो वही रीजन हो जाएगा एलिमेंट, राइट। प्रत्येक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, अलग होता है, राइट। प्रत्येक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग होता है और उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं एटम पर, और एटम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, राइट। अब देखिए जो एटम होते हैं, राइट, एटम जो है या कोई भी एलिमेंट है वो अपने नियरेस्ट गैस के समान, राइट, ये जो नोबल गैसेस हैं, नियरेस्ट जो नोबल गैसेस हैं उनके समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए ही, राइट, प्राप्त करने के लिए ही जो मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, राइट, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और इसी की वजह से क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग होती है, राइट। तो हमने यहां पर देखा कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, राइट, जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है वो किसकी वजह से, किसके लिए होता है, स्टेबिलिटी के लिए होता है। तो यदि ऑक्टेट, मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल तभी होगा, तब क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और यदि ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो नोबल गैसेस में सम्मिलित होगा, क्योंकि अभी तक जो ज्ञात एलिमेंट हैं उनमें नोबल गैसेस ही ऐसी गैसेस हैं जिनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट होता है। बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैसेस के समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए ही जो है इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या पेयर करते हैं। अर्थात कुल मिलाकर जो केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ही होते हैं। द बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स इज बेस्ड ऑन द क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी हो जाएगा। तो केमिकल बॉन्डिंग से क्या होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है, राइट। द एनर्जी ऑफ अ फ्री एटम इज हाई ड्यू टू विच इट बिकम्स एक्टिव। तो जो जितने भी फ्री एटम होते हैं, राइट, जो फ्री एटम होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, और इसी वजह से वो क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और फिर क्या होते हैं, दूसरे एटम के साथ में कंबाइन होते हैं, right. So when atoms combine, chemical bonds are formed and energy is released, right. Therefore molecule is more stable than क्या हो जाएगा, सिंगल फ्री एटम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी हमने देखा कि जो एनर्जी फ्री एटम की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाई होती है, राइट। द एनर्जी ऑफ फ्री एटम इज हाई, और इसकी वजह से जो फ्री एटम होता है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। परंतु जब कभी भी केमिकल
कॉम्बिनेशंस होता है, राइट, या बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड बनने में एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है, और रिलीज हो जाती है इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल बनता है वो कैसा होता है, मोर स्टेबल हो जाता है, अर्थात वो इनएक्टिव हो जाता है। तो जैसे ही केमिकल कॉम्बिनेशन में एनर्जी रिलीज होती है तो मॉलिक्यूल जो फॉर्म होता है वो फ्री एटम की तुलना में क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो रिडक्शन इन द एनर्जी, राइट, फ्री जो एटम होता है उसकी एनर्जी हाई होती है, तो एक तो रिडक्शन इन द एनर्जी और अटेनमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगा। ये दो रीजन होते हैं किसके अनुसार, के जो दो रीजन होते हैं किसके लिए, केमिकल बॉन्डिंग के लिए, राइट। तो केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए या केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए रिडक्शन इन एनर्जी एंड अटेनमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रीजन फॉर दैट। अब केमिकल बॉन्ड की जो थ्योरी है वो किसने दी थी, तो कॉसेल एवं लुईस ने दी थी, राइट। तो कॉसेल एंड लुईस इंडिपेंडेंटली प्रेजेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इन 1990 हो जाएगा, राइट। तो कॉसेल एंड लुईस ने 1919 में जो केमिकल बॉन्डिंग की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी थी वो प्रेजेंट की थी, राइट। और दिस प्रिंसिपल जो द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है, इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी थ्योरी भी कहा जाता है, जिसको हमने बहुत ही डिटेल में पहले ही पढ़ लिया है, राइट। तो अब हम जो हमने यहां पर अगर हम देखें तो द थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इसको ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी थ्योरी भी कहते हैं, और इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही अच्छे से जो है समझ लिया है, राइट। तो इसी वजह से इस थ्योरी को मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि इसको हमने अभी समझा है। अब हम यहां पर समझते हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में, राइट। तो केमिकल बॉन्ड की एक डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी थी, राइट। एक और डेफिनेशन देखते हैं, केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स मेनी ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये एक फोर्स होता है जो कि एटम को और आयंस को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, राइट। तो जो डिफरेंट केमिकल स्पीसीज होती हैं उनमें जो केमिकल बॉन्ड होता है वो अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको होल्ड करके रखता है, राइट। तो केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स मेनी ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, फॉर एन एग्जांपल एटम्स को या आयंस को इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, राइट। अब जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम यहां पर इन तीनों बॉन्ड के बारे में बहुत ही डिटेल से समझेंगे, राइट। हो सकता है 5 मार्कर में पूछा जाए, राइट, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो ये केमिकल बॉन्ड की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी, और उसके बाद में ये केमिकल बॉन्ड के जो है टाइप्स हो जाएंगे। या फिर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, या व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, राइट। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, राइट। भाई जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा उसको ही हम क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे। तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो इसी वजह से हम इन तीनों बॉन्ड को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, या क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोवेलेंट या आयोनिक बॉन्ड क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ, यहां पर इस शब्द को आप महत्वपूर्ण रूप से याद रखें, ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, राइट। तो जब एक एलिमेंट से किसी दूसरे एलिमेंट की ओर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, राइट। तो जब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसको ही इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड is formed by the transfer of 1 or more electron from one element to another element। अब इसको आयनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं वो आप समझ लीजिए। देखिए, जब कोई एक एलिमेंट
जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या गिव अप करता है उसके ऊपर क्या आ जाता है, कैसन आ जाता है, राइट। जैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को जो है गिव अप कर देगा। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गिव अप करता है उस पर कैसन आता है, साथ ही साथ जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, जैसे क्या हो जाएगा, क्लोरीन, राइट। तो क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर जो है यहां पर एनायन बन जाएगा, राइट। और इस वजह से तो जो डोनेट करता है उस पर कैसन आ जाता है, जो रिसीव करता है उस पर एनायन आ जाता है, राइट। और दोनों ही अपने नियरेस्ट जो गैसेस होती हैं उनके समान जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेती हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो चूंकि ये पॉजिटिव आयन होता है, ये नेगेटिव आयन होता है, इस वजह से ये इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन की वजह से क्या होते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रिक जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। तो चूंकि ये इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ज्वाइन करते हैं, इसी वजह से इसको आयनिक बॉन्ड भी कहा जाता है, राइट। तो ये आपको इतना समझ में आ गया। अब सीधी सी बात है, कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें जो इनमें इलेक्ट्रो कोवेलेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रो, राइट। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहा जाता है, राइट। यहाँ पे भी सुधारना पड़ेगा, कंपाउंड कहा जाता है। तो अभी तक आपको क्लियर आ गया, राइट। इलेक्ट्रोवेलेंट जो बॉन्ड है वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से क्या होता है, फॉर्म होता है, राइट। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गिव अप करता है उस पर कैसन आता है, जो एक्सेप्ट करता है उस पर क्या आता है, एनोयन आता है। और ये दोनों ही जो इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स है उसकी वजह से ज्वाइन हो जाते हैं। इसी वजह से जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है उसको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, क्लियर। और ये फोर्स बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, इसी वजह से इसको ब्रेक करने के लिए मैक्सिमम हीट की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनके जो भी बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इनको हम आगे समझेंगे, राइट। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको ही इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहा जाता है या आयनिक कंपाउंड कहा जाता है, राइट। एग्जाम में एग्जाम्पल में एक तो हम यहाँ पर जो है NaCl का देख चुके हैं, राइट। और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड का हो जाएगा, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है, राइट। पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है। इसका मतलब इसमें भी इसका जो आउटर सेल होती है, आउटर मोस्ट सेल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। और आयोडीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या जो एटॉमिक नंबर होता है 53। तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, राइट। तो यहां पर जो पोटेशियम है वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, गिव अप कर देता है, और इस पर जो है कैसन प्राप्त होता है, राइट। और ये एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेता है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस वजह से क्या बनता है, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड का बनना क्या हो जाएगा, या पोटेशियम आयोडाइड में इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड होता है। उसी तरीके से सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो गिव अप कर देता है, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, राइट, इनमें जो है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या पोटेशियम आयोडाइड में आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जो है उपस्थित होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर्टीज, राइट। अब सबसे पहली चीज तो अगर हम देखें तो इनकी प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, चूंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में कैसन और एनोइन दोनों होते हैं, और दोनों ही इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स होता है उसकी वजह से जो है ज्वाइन होते हैं।
इसी वजह से राइट ये क्या होते हैं, फिब्रस सॉलिड्स होते हैं, राइट तो ये कैसे होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। सो दीज कंपाउंड्स आर प्रेजेंट एज फिब्रस सॉलिड्स, जो फिब्रस सॉलिड्स होते हैं, राइट रवेदार ठोस, तो फाइब्रस जो सॉलिड होते हैं उनके रूप में होते हैं। साथ ही साथ राइट साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ज्वाइन होते हैं, इसीलिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई हीट की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं या जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो बहुत क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ जो है ये कंपाउंड्स जो है कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, राइट इसीलिए राइट ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो आयनिक होते हैं, इसीलिए ये जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, लिक्विड अमोनिया, तो वाटर लिक्विड अमोनिया में ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, राइट। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और आप याद रखना है कि जैसे ही जो सोडियम आयन है, राइट जैसे ही इनको वाटर में जो है घोला जाता है, राइट तो ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, इसीलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये आप यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखें, क्लियर। चूंकि ये इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ज्वाइन होते हैं, इसलिए इनको तोड़ने के लिए हाई हीट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, राइट। ये आयनिक नेचर होते हैं, इसी वजह से वाटर में और लिक्विड अमोनिया में क्या होते हैं, लिक्विड अमोनिया में ये सॉल्यूबल होते हैं, और जैसे इनको वाटर में घोला जाता है तो ये आयंस में टूट जाते हैं। और आपको पता होगा कि जो आयन है वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए ये लिक्विड स्टेट में, याद रखना सॉलिड स्टेट में तो ये क्या होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, बट लिक्विड जैसे ही इनको वाटर में घोला जाएगा ये आयन में टूट जाएंगे, राइट जैसे कैसन और एनायन में टूट जाएंगे, तो ये लिक्विड स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते। साथ ही साथ ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, राइट ये फाइब्रस सॉलिड के रूप में होते हैं, इनकी डेंसिटी हाई होती है, ये हार्ड और कैसे होते हैं, ब्रिटाइल होते हैं, राइट और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक जो अट्रैक्शन फोर्स है उससे जो है बंधे हुए होते हैं। तो ये हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज को भी पढ़ लिया है। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी कोवेलेंट बॉन्ड, right in the next lecture we will study covalent bond, coordinate covalent bond and hydrogen bond, right. So we will meet in next lecture. Till then, thank you.